नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करती हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम में, मेंस के यहाँ पे 60 दिनों से ही कुछ दिन अधिक हमारे पास शेष है। ऐसे में हमें अपनी तैयारी को थोड़ी रफ्तार देनी होगी और इसी रफ्तार देने में हम लोगों ने GS1 का हिस्ट्री का पोर्शन खत्म किया है। इसके साथ ही आपकी DI की क्लासेस लगातार लाइव फॉर्म में चल रही है और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं GS2 की। जी हाँ, GS2 में आज से हम GS2 में जो हमारा पॉलिटी का सेगमेंट है, इसके इम्पॉर्टेंट जो थीम है, जिनसे प्रश्न आए हुए हैं या फिर प्रश्न आने की संभावना है, उन एक एक थीम्स पे हम आज से विचार करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज जो हमारी थीम है वो है प्रेमबल की। जी हाँ, प्रस्तावना से बार बार प्रश्न पूछा जाता जा रहा है और ये जो थीम है ना, ये केवल 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चों तक ही लिमिटेड नहीं है। अब कि अगर आप इस थीम को अगर यहाँ पर 71st वाला अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है या फिर UPPCS वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई अन्य अभ्यर्थी, उनके लिए भी यह थीम उतनी ही महत्वपूर्ण है। बात करें हम प्रेमबल की, तो प्रेमबल को लेकर, हमारी प्रस्तावना को लेकर अक्सर ये सवाल पूछा जाता रहा है। क्या सवाल है वो? ये सवाल है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, या प्रस्तावना के जो वैल्यूज जो वहां पे दिए गए हैं उन मूल्यों के बारे में बताओ, या प्रस्तावना का क्या महत्व है, या यह प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो ऐसे बड़े सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। पहला तो यहाँ पे जो प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको अर्थ पता होने चाहिए। हो सकता है आप प्रस्तावना में आप शब्द जितने भी हैं, इन शब्दों के अर्थों की व्याख्या आपको करनी आ सकती है। इसके अलावा इनका ओवरऑल महत्व क्या है, इनकी किस आधार पर जो है वो यहाँ पर आलोचना की जाती है। इन आलोचना में सबसे प्रमुख आलोचना है दोस्तों कि क्या प्रस्तावना हमारा संविधान का भाग है या फिर नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है और अंतिम तौर पर ऑब्वियसली इसका एक कंक्लूजन। तो चलिए एक एक करके इस सारे डायमेंशंस को समझते हैं। यहाँ पे हम बात करें प्रस्तावना या हम बात करें उद्देशिका, ये क्या है। यहाँ पे जब संविधान सभा का गठन होता है तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को 1946 में संविधान सभा में कैसे हमारा संविधान भावी होगा, किन मूल्यों को हमें प्राप्त करना है, उसके संदर्भ में यहाँ पर क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है, जो बाद में यहाँ पर प्रेमबल के रूप में जिसे हम यहाँ पर जानते हैं। इस प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कही गई हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर जो है सो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख जो है 26 नवंबर 1949 मिति जो है मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या शब्द आया, यहाँ पर आए हैं कुछ की टर्म्स जिसकी व्याख्या हमसे पूछ ली जाती है। वो की टर्म है, सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो अपने नीति निर्माण के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत चाहे विदेश नीति के संदर्भ में मामला हो या फिर यहाँ पर अपनी घरेलू नीति निर्माण हो, भारत में क्या है कि भारत अपने उन डिसीजंस को लेने के लिए किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में काम नहीं करेगा। जैसे कि स्वतंत्रता से पहले भारत में हम देखते हैं कि अंग्रेजों का रूल था,
जो भी देश के लिए नीतियां बनानी है, अगर विश्व युद्ध हो रहा है, भारतीयों की भागीदारी होगी नहीं होगी, अंतिम तौर पर कौन निर्णय ले रहा है? ब्रिटिश सरकार ले रही है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद प्रभु जो है होने का अर्थ क्या है कि हमारे ऊपर कोई विदेशी सत्ता का दबाव नहीं है। भारत अपने निर्णयों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, अपनी विदेश नीति के लिए, अपनी घरेलू नीति निर्माताओं के लिए, अपने कानून बनाने के लिए, इन सारी प्रक्रियाओं में क्या है, भारत कंप्लीटली स्वतंत्र है। इसके बाद यहां पर बात करें समाजवादी, तो ये समाजवादी देखिए ऐसा शब्द है जो यहां पर मूल प्रस्तावना में नहीं था। क्या नहीं था? मूल प्रस्तावना में नहीं था। एक मिनट, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद की अगर हम यहां पर बात करें, इसका मतलब क्या है कि समाज में जो है वो यहाँ पर समानता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। समाज में जो आर्थिक संसाधन है उस पर समाज का एक क्या होगा, नियंत्रण होगा, समाज में एक समानता होगी। एक्चुअली पूंजीवाद और समाजवाद जो नीतियां हैं वो अलग अलग नीति है। पूंजीवाद ये मानता है कि बाजार का पूरा यहाँ पर जो है समाज में किन चीज़ों का उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए, ये सारी शक्तियाँ निर्धारण करने का जो दायित्व है वो बाजार का है, ठीक है। लेकिन वही समाजवादी व्यवस्था में ये काम सरकारों का होता है। क्यों? क्योंकि उनका मुख्य ध्येय होता है जन कल्याण करना, जन कल्याण को करना। भारत में जब आज़ादी मिली तो हमारे नेताओं का भी प्रारंभिक जो झुकाव था वो समाजवाद की तरफ था, परंतु फिर भी उन्होंने उस दौरान जो है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। किसको अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। परंतु समाज में समानता मूलक समाज की स्थापना के लिए, कैसे समाज के लिए? समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, समावेशीता को लाने के लिए, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और वहीं से ये डिबेट निकलनी शुरू हुई कि क्या यहाँ पे हमारी जो प्रस्तावना है क्या उसको संशोधित किया जा सकता है, क्या ये संविधान का भाग है। खैर ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं वापस अपने यहाँ पर की टर्म्स को। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है? पंथ निरपेक्षता। क्या होती है ये पंथ निरपेक्षता? देखिए वेस्टर्न कंट्री और हमारे सिस्टम में थोड़ा अलग है। पंथ निरपेक्षता अंग्रेजी का शब्द है सेक्युलरिज्म, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है धर्मनिरपेक्षता। पर भारतीय संविधान में क्या अपनाया गया है? पंथ निरपेक्षता शब्द को वरीयता दी गई है, ना कि धर्मनिरपेक्षता को। अभी दोनों शब्द क्या अलग अलग होते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ होता है, यहां पर अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, अगर हम यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ अभिप्राय होता है राज्य और धर्म का अलगाव होना। राज्य धर्म के मामलों से पृथक है और यहाँ पर धर्म भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जनरली ये चीज वेस्टर्न कंट्रीज में होती थी, जब यहाँ पर चर्च का जो है वो राजा के शासन में ज्यादा प्रभुत्व हुआ करता था। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो ऐसे समझ लीजिए कि विश्व में क्या होता था कि जो चर्च सिस्टम होता था वो जनरली इन प्रिंसेस के मामलों में इंटरफेयर करते थे। चर्च का सोसाइटी में जो है वो इन्फ्लुएंस ज्यादा था। उस चीज को काउंटर करने के लिए वहां पर सेक्युलरिज्म का मॉडल अपनाया गया, जहां पर क्या हो कि राज्य जो है वो चर्च के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और चर्च जो है वो राज्य के मामले में भी इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। बट भारत के संदर्भ में हमने सेक्युलरिज्म की फिलॉसफी को तो अपनाया, बट सेक्युलरिज्म में हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो मत है वो ये है कि राज्य कुछ आधारों पर हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगर हम सेक्युलरिज्म, क्या भारत एक सेक्युलर कंट्री है?
क्या भारत में पंथ निरपेक्षता का मॉडल जो है वो वास्तविक धरातल पर हमें दिखता है? तो हम कहेंगे भाई भारत में अगर हम देखें तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, ऐसे भारत कोई एक पर्टिकुलर किसी धर्म की कंट्री नहीं है। यहाँ पर सारे धर्मों का निवास है। लेकिन अगर किसी धर्म में यहाँ पर नैतिकता का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, महिला समानता का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों के आधार पर भारत द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। भारत किसी एक धर्म को फेवर नहीं करता। भारत के द्वारा अगर कुंभ का आयोजन किया जाता है तो हज की सब्सिडी भी दी जाती है। भारत इस संदर्भ में सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसका पालन करता है। तो भारत का पंथ निरपेक्षता का मॉडल फ्रांस के मॉडल से या किसी और विकसित देश के मॉडल से काफी भिन्न प्रकार का है। और यह शब्द भी पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। तो यहां तक आप लोग समझ गए। हमने जिन जिन की टर्म्स को देखा, वापिस चलते हैं हम। तो यहां पर हमने समझा किसको? पंथ निरपेक्षता को। अब बात करते हैं हम लोकतांत्रिक गणराज्य की। ये लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये है कि भारत में यहां पर किसी तरीके की राजशाही नहीं होगी। मतलब जो भारत का जो शासन का जो प्रमुख होगा वो व्यक्ति निर्वाचित होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था से वो चुना जाएगा। इसका मतलब जो भारत के हेड हैं, राष्ट्रपति हैं, अभी तो हमारी मैडम राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पर मेल हो फीमेल हो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर उस व्यक्ति को चुनाव के द्वारा ही चुना जाएगा। जो सरकार के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी क्या होगा? चुन के ही वहां पर भेजा जाएगा। मतलब भारत में तानाशाही नहीं होगी, भारत में यहाँ पर राजशाही नहीं होगी, भारत में एक ही सत्ता का वर्चस्व, मतलब एक ही सत्ता का वर्चस्व अगर कोई सोचे कि लगातार चला के रख सके, नहीं होगा। भारत में जनता जिसको यहाँ पर शासन में चुनेगी उसी का ही शासन की बागडोर चलेगा। मतलब लोगों की भागीदारी, लोग अपना नेता खुद स्वयं चुनेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन से प्रकार की है यहाँ पर? सामाजिक, आर्थिक और यहाँ पे राजनीतिक न्याय। 3 न्याय की बात की गई है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक रूप से सभी यहाँ पर कोई विषमताएं नहीं होंगी, आर्थिक न्याय मिलेगा और यहाँ पर राजनीतिक न्याय। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत की प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताती है। हमारा मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता वो एक अलग है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता है? 5। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? वो स्वतंत्रता है यहाँ पर विचार की। हर किसी व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार होगा, हर किसी को अपनी बात कहने का, अपनी अभिव्यक्त करने का, लेखन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, यहाँ पर जो है सो बोली की भाषण के माध्यम से अपनी बात कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपना किसी भी फॉर्म में अपने इमोशंस को अभिव्यक्त कर सकता है। विश्वास, किसी भी रिलीजन के प्रति विश्वास, धर्म और उपासना, ये सब की यहाँ पर जो है वो स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और इसके साथ कहा गया है इसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित। ये अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया। तो यानी यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं समता 2 प्रकार की, हर व्यक्ति का यहाँ पर कानून के समक्ष सबको समान वगैरह माना गया है। ये तो प्रस्तावना के कुछ की पॉइंट्स हो गए जिनको हमने यहाँ पर समझा। लेकिन अब यहाँ पर बात करें इस प्रस्तावना का महत्व क्या है, ये प्रस्तावना हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? भाई महत्वपूर्ण इस रूप में है कि सोचो जब ये प्रस्तावना यहाँ पर तैयार की जा रही है, हमारे संविधान निर्माताओं का क्या विजन रहा होगा। संविधान निर्माता हमारे देश के उन मूल्यों के प्रस्तावना के माध्यम से हम उनके आधारभूत जो मूल्य, जो सिद्धांत वो रखना चाहते थे, उसका हमें यहाँ पर दर्शन होता है। उनकी प्रस्तावना इस आदर्शवादी सोच को दिखाता है कि इस देश में हर व्यक्ति समानता पूर्वक, यहाँ पर इस देश में हर व्यक्ति जो है उसके साथ जो है हर प्रकार का
न्याय, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति के लिए समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, वो वैसा संविधान यहाँ पर जो है वो लेकर आना चाहते थे। तो वो उस चीज को दर्शा रहा है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की अभिलाषाओं को परिलक्षित करता है कि उन्होंने हमारे सपनों के लिए, हमारे यहाँ पर इस देश के भविष्य के लिए कैसा विचार रखा। यहाँ पे प्रस्तावना एक्चुअली में होती क्या है? प्रस्तावना एक्चुअली में क्या है, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब का जो आपका पहला पृष्ठ होता है जिसमें उस किताब के चैप्टर की इंडेक्सिंग होती है, प्रस्तावना भी यही है। तो प्रस्तावना वो इंडेक्सिंग है जो बताती है कि ओवरऑल बुक क्या होने वाली है, बुक की कथा, बुक की कहानी में आप क्या क्या चीजों को जानने वाले हैं। यह हमारे संविधान का एक प्रतिबिंब है, एक आईने के रूप में है। इसीलिए इसको अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसको बोलते हैं कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये क्या है? ये भारत में जो भारत का जो दीर्घकालिक स्वप्न है उसके विचार को बताता है। तो वही के.एम. मुंशी इसको कहते हैं कि यह संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। जैसे आप लोग क्या है, कई बार पढ़ रहे होते हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या मान लीजिए अभी होने वाला है तो कुंडली दिखाते हैं, या फिर मान लीजिए अपना जब देखो कुछ होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा कि नहीं, क्या होगा। जैसे अभी बहुत वहां की स्थिति बनी हुई है 70वीं बीपीएससी पे, तो बार बार आते हैं ना न्यूज एंकर वाले, ये 70वीं बीपीएससी पे बड़ा अपडेट आया, देखो अभी क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये प्रिडिक्शन हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना बताती है कि संविधान आगे कैसे उस चीज को कर रहा है काम, ये भविष्य फल को बता रहा है। यहाँ पे जो है भार्गव साहब ये तो यहाँ पर ये तक कहते हैं कि अगर पूरे संविधान में कोई सबसे सम्मानित भाग है तो वो क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, यह संविधान का आभूषण है, ज्वेलरी है। जैसे आप आप यहाँ पर तैयार होने के बाद जब बढ़िया ज्वेलरी पहन लेते हैं तो उसकी एक अलग चमक आ जाती है ना, आपकी कंप्लीट ड्रेसिंग सेंस को वो पूरा कंप्लीट कर देती है। अब यहाँ पे जो लड़के देख रहे होंगे कहेंगे हम कौन सी ज्वेलरी, तो भाई आप ऐसे समझो कि आपने यहाँ पर क्या किया है, अपने आप को प्रॉपर सेट कर लिया है। ज्वेलरी एक मेन एक आकर्षक जो है वो होता है संविधान का, यहाँ पे सबसे सम्मानित भाग के रूप में इसको देखा जाता है। इसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई वर्डिक्ट्स में इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो बताया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी अन्य विशेषताओं को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने नाम सुना होगा अर्नेस्ट पार्कर का। पार्कर ने अपनी किताब में यहाँ पर जो है वो लिखा था, ये बताया था, यहाँ पे शायद मेंशन है, एक मिनट, ये रहा। उन्होंने अर्नेस्ट पार्कर ने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में ये कहा कि भाई कितने कमाल के बुद्धिजीवी रहे होंगे जिन्होंने प्रस्तावना में इन मूल्यों को, इन सिद्धांतों को रचा। उन्होंने कहा कि जो संविधान, इनकी जो प्रस्तावना है ना, ये एक्चुअल में भारत के संविधान की कुंजी है, ये की है, जो क्या करती है, मतलब कि जैसे आप घर में ताला होता है तो ताला जाके खोलते हैं चाबी से, की, तो वो आपको एक लॉक, घर को अंदर प्रवेश करने का माध्यम है। इसी तरीके से आप अगर संविधान को समझना चाहते हैं, संविधान के मूल्यों को समझना चाहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहते हैं, तो प्रस्तावना उसकी कुंजी है। ये अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी क्या है, प्रस्तावना के संदर्भ में कई विवाद हैं। विवाद पहला कि भाई अगर प्रस्तावना इतना ही महत्वपूर्ण है तो पहली बात तो ये बताओ कि यह सबसे अंत में क्यों शामिल किया गया। माफ कीजिएगा, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है। सबसे अंत में क्यों शामिल किया गया? सबसे अंत में शामिल हुआ तो इसका क्या महत्व है जरा बताना। फिर आलोचना ये है, आलोचना इसके संदर्भ में ये है कि प्रस्तावना में कहीं ना कहीं मौलिकता का अभाव है। क्या है? मौलिकता का अभाव है। प्रस्तावना जो है हमारी वो गैर परिवर्तनीय है। प्रस्तावना जब लागू की गई इसका कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। और प्रस्तावना को लेकर आप यहाँ पे न्यायालय तो जा ही नहीं सकते, इन्फोर्सेबल तो है ही नहीं। इसके अलावा ये जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है कि ये दंत विहीन
दांत है, सॉरी दंत विहीन बाघ है, दांत नहीं, दांत तो दंत से ही आ गया ना, दंत विहीन बाघ है। क्यों कहा जाता है इसे? ये सारी इसकी आलोचनाएं की जाती है। चलिए एक एक करके इन आलोचनाओं का थोड़ा जवाब देते हैं। पहली आलोचना क्या की गई है इसकी? पहली आलोचना इसकी ये की गई है कि भाई संविधान में इसे अंत में शामिल किया गया, क्या ये सच में महत्वपूर्ण था? तो बात करेंगे कि जब संविधान सभा इस पे जब पूरा हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो अंतिम तौर पर संविधान सभा के सामने ये सेम मुद्दा आया कि क्या इसको संविधान में शामिल किया जाए। तो भाई पहला यहाँ पर संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति के साथ संविधान का भाग माना और इसे यहाँ पे संविधान के भाग के रूप में, इसे लास्ट में इसे जो है संविधान के भाग के रूप में, कुंजी के रूप में इसे फाइनली स्वीकार किया। फिर आलोचना क्या देखी थी हमने आलोचना देखी थी कि भाई यहां पे क्या है, इसमें मौलिकता का जो है यहां पर जो है सो अभाव है। क्या सच में इसमें मौलिकता का अभाव है? इसमें हमारे उन मूल्यों को शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं हमने अपने राष्ट्रीय आंदोलन से सीखे थे। तो यह हमारे उन राष्ट्रवादी आंदोलन से ही, जैसा हम भविष्य अपने देश के लिए यहाँ पे अपने देश की भावी पीढ़ी को देना चाहते थे, उन मूल्यों का समावेशन है। तो ये यहाँ पर अभाव कैसे हो गया? फिर इसमें कहीं ना कहीं देखिए बात आती है कि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह कहा गया है कई बार अपनी व्याख्याओं में कि जब भी किसी भी मुद्दे पर जब सुनवाई में हमें संवैधानिकता की परीक्षण करना होता है उसका, कि भाई वो संवैधानिक रूप से मान्य है या नहीं है, वहां पर उनके परीक्षण के लिए यहाँ पर जो है वो प्रस्तावना का सहारा जो है वो लिया जाता है कि वो संवैधानिकता उसकी किस तरीके से, नैतिकता उसकी कैसे है। और फिर एक बात हो रही है कि जनमत संग्रह नहीं हुआ। एक बात बताइए, संविधान सभा में वो सदस्य कौन से थे? संविधान सभा में वही सदस्य थे जब लास्ट 1946 का जब इलेक्शन हुआ था तो जो चुन के गए हुए थे। तो एक तरीके से वो जनता के ही प्रतिनिधि थे। तो जनता के प्रतिनिधि थे, इसका मतलब है कि वो यहाँ पर इनडायरेक्टली ही सही बट जनप्रतिनिधि तो वहीं से थे। अमेरिका की प्रस्तावना भी जनमत संग्रह से नहीं तैयार हुई बट वैलिडिटी है ना उसकी या बाकी जगहों की है। तो प्रस्तावना को इन आधारों पर इनकी आलोचना करना यह तर्कसंगत नहीं है। अब दूसरी चीजें, जो दूसरा इसमें मुद्दा आता है वो मुद्दा ये आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या संविधान का यह भाग है अथवा नहीं? इसको लेकर दो मुद्दे हैं, दो केस हैं। एक केस है हमारा बेरुबारी केस और एक है हमारा केशवानंद केस। एक एक करके हम इसको लिखते हैं। बेरुबारी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो, यद्यपि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के दूरदर्शी सोच को दिखाती है, यद्यपि प्रस्तावना संविधान को व्याख्यात करने का काम करती है, परंतु यह जो है वह संविधान का भाग नहीं है। क्या है? संविधान का भाग नहीं है। फिर अब तो संविधान में यहाँ पे प्रस्तावना में संशोधन भी हो चुका है, राइट ना? और संशोधन होगा कब? बाद में आपके 1976 में। इससे पहले अगेन एक मामला चला जाता है जिस केस को हम जानते हैं केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस जो कि आपका 1973 में हो रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि देखो प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। इसमें क्या मानती है कि संविधान का भाग है और क्योंकि ये संविधान का भाग है इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आज जो प्रस्तावना की अब स्थिति है वो स्थिति ये है कि इसके बाद भी एक केस आता है आगे 1995 में NIC केस, उसमें भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का भाग मानती है। तो आज की डेट में क्या है? आज की डेट में प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में है, लेकिन याद रखिएगा ये गैर परिवर्तनीय है। इसका मतलब है कि आप इसको इन्फोर्स कराने के लिए, जैसे मान लेते हैं इसमें 3 न्यायों की बात की गई है, राजनीतिक, आर्थिक, यहाँ पर जो है, तो इसको आप इन्फोर्स कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि न्यायालय में आप जाए कि भाई इसका उल्लंघन हुआ है।
नहीं, यह यहाँ पर इसके बेसिस पर जो है सरकारें कानून बना सकती हैं, इनके बेसिस पर चीज़ें किया जा सकता है या न्यायिक व्याख्याओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन खुद इसको यहाँ पर लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तो ये हम लोगों ने समझा कि आज हमारा इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। तो आज यह संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। क्या इसको संशोधन किया जा सकता है? इसमें ऑलरेडी संशोधन हो चुका है और उन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वैलिड जो है डिक्लेयर किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक बात और कही थी, वो बात ये थी कि संसद अगर चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु वह उसका मूल ढांचा नहीं बदल सकती। तो यहां पर भी यही बात लागू होती है, प्रस्तावना को वर्तमान में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अगेन वो सुप्रीम कोर्ट के अगर मूल ढांचे सिद्धांत के अंतर्गत आता है तो वहां पे जिन मुद्दों को जैसे कि पंथ निरपेक्षता को यहां पर मूल ढांचे में रखा गया है, तो क्या उसको हटाया जा सकता है? हटाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह यहाँ पर मूल ढांचे का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रस्तावना का आज लीगल स्टेटस क्या है, प्रस्तावना का आज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, और प्रस्तावना पे अगर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स को किन किन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे प्रस्तावना के रिगार्डिंग और GS2 का हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर यही समाप्त होता है। कल मिलेंगे इसी तरीके एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल यहाँ इतना ही है। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहें चहल एकेडमी स्टेट PCS के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।